नमस्कार। थर्मोडायनेमिक्स के कोर्स में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम लोग एक नई बुक और एक नए कोर्स को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मागतिकी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक प्रकार से इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा जिसमें हम लोग यह सीखने और समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इस बुक के अंतर्गत जो भी कंटेंट है उसको हम किस रूप में आगे समझ करके बढ़ सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस नए कोर्स की। तो देखिए, अगर बात की जाए थर्मोडायनेमिक्स की या ऊष्मागतिकी की, तो यहां पर एक शब्द काम में आ रहा है ऊष्मा। क्या शब्द काम में आ रहा है? ऊष्मा या हीट। छोटी क्लासेज में हम लोगों ने इस शब्द के बारे में बहुत अच्छे से सुना भी है, समझा भी है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऊष्मा से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय हीट, ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पर सामान्य रूप से हम लोग जो अभी तक सीख करके आए हैं या पढ़ करके आए हैं, तो हम एक डेफिनेशन ये बताते हैं कि जो ऊष्मा है वो ऊर्जा का एक रूप है। बिल्कुल बात ठीक भी है आप लोगों की, हाँ, ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, लेकिन ऊर्जा के तो अन्य रूप भी हैं। जैसे मान लीजिए आपका पंखा चल रहा है तो यांत्रिक ऊर्जा के रूप में है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक एनर्जी भी होती है, मैग्नेटिक एनर्जी भी होती है, ठीक है ना। ऊर्जा के तो कई रूप होते हैं। तो फिर आप उस ऊर्जा को, इस ऊष्मा को डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि किस रूप में आप ऊष्मा को ऊर्जा के रूप में बता रहे हो। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं। ये बातें ऐसी है जो सब्जेक्ट पर आपके पकड़ को और मजबूत बनाती है, जिससे आपको स्वयं को ये विश्वास होता है कि हाँ, मैं इस सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से सीख करके पढ़ रहा हूँ और समझ रहा हूँ। तो देखिए, अगर मैं ऊष्मा की बात करूं तो यहां पर आपको एक शब्द समझना होगा। एक शब्द हम लोग बार बार पढ़ते हैं, ग्रेडियंट या प्रवणता। मैं यहां लिखता हूं, देखो आप थोड़ा ध्यान से समझिए। एक शब्द हम क्या लिखते हैं? ग्रेडियंट, जिसको आप कह सकते हो हिंदी में प्रवणता। हालांकि इसको कई जगह ढाल भी कह देते हैं, लेकिन वो ढाल का इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है स्लोप, लेकिन फिर भी आप मानने के लिए समझ लीजिए ढाल। तो ढाल का मतलब क्या होता है? जैसे सिंपल सी बात करें कि पानी है, पानी बहेगा तो हमेशा क्या होगा? उच्च ढाल से निम्न ढाल की ओर बहता है। तो वहां पर एक स्लोप बन गई, एक ग्रेडियंट बन गई। तो कोई भी तरह का जो प्रवाह होता है, कोई भी तरह का जो फ्लो होता है, वो हमेशा क्या करता है? ढाल का अनुसरण करता है। अब प्रवाह किस राशि का है उसके अनुसार उसका नाम हो जाता है। जैसे मान लीजिए पानी के लिए तो आपके उच्च तल से निम्न तल की ओर प्रवाह होगा, ठीक है, हाई लेवल टू लो लेवल। अब अगर मान लीजिए सपोज करो वायु है, पवन है, ठीक है ना, एयर है, तो आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा हाई प्रेशर लेवल और लो प्रेशर लेवल। तो वायु जो हमेशा होती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आती है। तो यहां पर क्या हो गया? एक जगह पर कहीं हाई प्रेशर है, दूसरी जगह पर कहीं लो प्रेशर है, तो वहां पर क्या बन गई? एक ढाल बन गई, बैरोमेट्रिक स्लोप बन गई। तो उस ढाल के अनुसरण में क्या होगा? हवाएं बहने लग जाएगी। उसी प्रकार से पानी का भी मैंने आपको बता दिया। तो इसी प्रकार से एक शब्द होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। यहां पर मैं लिखता हूं, हिंदी में लिखता हूं तापीय प्रवणता, ठीक है ना। टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट का क्या मतलब हो गया? टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब हो गया एक स्थान पर कहीं पर, जैसे सपोज करो दो टेम्परेचर, एक T1 है और एक T2 है। तो T1 सपोज कर लीजिए हाई टेम्परेचर है T2 की तुलना में, तो वो उच्च ताप हो गया, और उसके निकट वाले क्षेत्र पर कोई टेम्परेचर कम है जिसको मैंने T2 कह दिया, वो निम्न ताप हो गया। तो यहां पर एक तरह से ढाल बन गई उच्च ताप और निम्न ताप के बीच की। तो इस ढाल पर भी किसी न किसी राशि का अनुसरण होगा। तो इस टेम्परेचर ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग या इसके अनुपात में जिस राशि का प्रवाह हो रहा है, उस राशि को हम क्या कहते हैं? ऊष्मा कहते हैं। तो याद रखिए, ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है, लेकिन जब कभी भी जहां कहीं पर भी टेम्परेचर ग्रेडियंट आपको मिलेगा तो वहां पर ऊष्मा ही आपको मिलेगी। जो ऊर्जा का रूप आपको मिलेगा, जिस राशि का प्रवाह होता हुआ आपको दिखाई देगा, वो आपकी क्या होगी? ऊष्मा होगी। तो बिल्कुल आसान से शब्दों में मैंने आपको बता दिया कि अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट है तो वहां पर आपको जिस राशि का प्रवाह मिलेगा वो आपकी होगी ऊष्मा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज बहुत अच्छे से अब समझ में आनी स्टार्ट हो गई होगी। तो ये बहुत बेसिक सी बात थी। अब हम बात करते हैं कि जो थर्मोडायनेमिक्स है, ऊष्मागतिकी है, ये क्या होती है। तो इसके लिए आप एक दो लाइनें लिख लीजिए, बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। तो आप लिख लीजिए यहां पर, ऊष्मागतिकी के अंतर्गत हम ऊष्मीय ऊर्जा का अन्य ऊर्जाओं में तथा
अन्य ऊर्जाओं का ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण का अध्ययन करते हैं। ये थर्मोडायनेमिक्स को हम इस प्रकार से समझा दें। बिल्कुल बेसिक सी बात है कि ये एक ब्रांच है फिजिक्स, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, एक तो आपके थर्मल एनर्जी है। थर्मल एनर्जी कैसे होगी, जहां कहीं भी टेम्परेचर ग्रेडियंट है तो वहां पर जिस राशि का फ्लो हो रहा है वो आपकी हीट है या हीट एनर्जी है। तो इस ऊष्मीय ऊर्जा को आप अन्य ऊर्जाओं में बदल सकते हो और अन्य ऊर्जाओं को ऊष्मीय ऊर्जाओं में बदल सकते हो। तो ये जो आपका जो एक तरह से ट्रांजिशन है, इसका अध्ययन आप किसके अंतर्गत करते हो, थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत करते हो। ठीक है, अब ये तो हमने बात कर ली, इसका अध्ययन करते हैं। अब यहां पर कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं आपको बहुत सीखनी पड़ेगी। देखिए, ये हमारे जो पहले एक दो लेक्चर होते हैं वो क्या होते हैं, सब्जेक्ट की बारीकी को समझने वाले होते हैं। हो सकता है वो कंटेंट आपके एग्जाम में एज इट इज ना पूछे, लेकिन अगर इनकी समझ हमारे पास नहीं है तो जब हम इस बुक में आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है चीजों को समझने में हमें बहुत कठिनाई हो। तो आज आप चीजों को बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए। ये कोई नोट्स वोट्स बनाने की भी बहुत ज्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बेसिक सी चीजें हैं। मैं एक एक चीज लिख दूंगा, वैसे चिंता मत कीजिए। अब देखिए, यहां पर एक शब्द बार बार काम में आता है। जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स में आगे पढ़ेंगे, एक शब्द काम में आएगा, निकाय, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं सिस्टम। ये शब्द बार बार काम में आएगा, ठीक है ना। और जब थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे तो इसको हम कह देंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम या ऊष्मागतिक निकाय। तो क्या होता है निकाय, ये हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। तो निकाय कुछ नहीं, बहुत बेसिक सी चीज है कि जो कोई भी वस्तु या जिस किसी भी वस्तु को आप ऑब्जर्वेशन के लिए या इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रयुक्त करते हैं, वो आपका क्या है, निकाय है। सपोज करो मुझे इस पेन की थर्मोडायनेमिक स्टडी करनी है, थर्मोडायनेमिक स्टडी करनी है, तो मेरे लिए क्या हो गया, ये सिस्टम हो गया। तो सिस्टम का सिंपल सा मतलब है कि जिस किसी को भी आप ऊष्मागतिक अध्ययन के लिए, उसकी थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए प्रयुक्त करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, निकाय कहलाता है। बहुत बिल्कुल बेसिक सी चीज है जो मैंने आपको बता दी है। तो यहां पर हम एक लाइन लिख देते हैं, आप लिख लीजिए निकाय। यहां पर इसके आगे परिभाषा लिख लीजिए, ब्रह्मांड का वह भाग जो परीक्षण के लिए प्रयुक्त होता है, निकाय कहलाता है। ब्रह्मांड, अब इसमें आपको बहुत ज्यादा ब्रह्मांड वर्ड लिखा है तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अब ये डेफिनेशन है यूनिवर्स, ठीक है ना। जो कोई भी यूनिवर्स में जो कोई भी वस्तु है जिसको आपने प्रेक्षण के लिए चूज कर लिया, वो आपका क्या हो गया, सिस्टम हो गया। जनरली हम थर्मोडायनेमिक्स में हम जनरली क्या लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, कि मान लीजिए आपके पास कोई सिलेंडर है, उसमें कोई गैस भरी हुई है, तो उसकी हम स्टडी करेंगे थर्मोडायनेमिक स्टडी, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक तरह से सिस्टम हो जाएगा। तो एग्जांपल के रूप में आप लिख सकते हो किसी सिलेंडर में भरी हुई गैस, कोई भी, ये पेन भी आपका एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो सकता है। कोई भी वस्तु जिसको आप ऑब्जर्वेशन के लिए प्रयुक्त कर रहे हो, वो आपका क्या है, सिस्टम है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। फिर एक शब्द यहां पर और काम में आता है, परिपार्श्विक, इसको इंग्लिश में कहते हैं सराउंडिंग्स। ये शब्द भी बार बार सुनने में आपको मिलेगा। तो जनरली जब हम इसको छोटी क्लास में पढ़ते थे तो हम एक परिभाषा काम में लेते थे कि ब्रह्मांड में निकाय के अतिरिक्त जो कुछ भी होता है वो सारा का सारा सराउंडिंग्स होता है। आप खुद सोचिएगा, आपने यही परिभाषा पढ़ी होगी, लेकिन ये परिभाषा एप्रोप्रिएट नहीं है। जैसा सपोज करो मैं इस पेन की थर्मोडायनेमिक स्टडी कर रहा हूं, तो अगर जो परिभाषा हम सीख करके आए उसके हिसाब से तो इस पेन के अतिरिक्त ब्रह्मांड का सारा ही भाग परिपार्श्विक हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, परिपार्श्विक या सराउंडिंग्स क्या होता है, इस निकाय के अतिरिक्त ही होता है, लेकिन वो होगा क्या, इस निकाय के अतिरिक्त ब्रह्मांड का वह भाग जो इस निकाय को प्रभावित करता हो, वो क्या कहलाता है, सराउंडिंग्स कहलाता है। सपोज करो इसके आसपास में कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी वस्तु है जो इसके टेम्परेचर को, इसके वॉल्यूम को, इसके प्रेशर को चेंज कर सकती है, बदल सकती है, तब तो वो हो जाएगा इसके लिए सराउंडिंग्स। अब मान लीजिए इस पेन की मैं स्टडी कर रहा हूं और यहाँ से 100 मीटर, 200 मीटर, 10 किलोमीटर पर कोई वस्तु है जो इसको बिल्कुल भी किसी भी रूप में प्रभावित नहीं कर रही है, तो वो इसके लिए सराउंडिंग्स नहीं है। सराउंडिंग्स का सिंपल सा मतलब है निकाय के अतिरिक्त ब्रह्मांड का वह भाग जो निकाय को प्रभावित करता है, वो क्या कहलाता है, सराउंडिंग्स कहलाता है। तो यहां पर भी आप लिख लीजिए एक लाइन, ब्रह्मांड का
वह भाग जो निकाय को प्रभावित करता है। बस इतना ही लिख लीजिए आप, ठीक है। तो ये आपके हो गया सराउंडिंग्स या परिपार्श्विक। फिर एक शब्द यहां पर काम आता है बाउंड्री या सीमा। तो सिंपल सा मतलब है वह भाग जो निकाय और परिपार्श्विक को क्या करता है, सेपरेट करता है, वो क्या कहलाती है, सीमा कहलाती है। तो ये शब्द बार बार आपके प्रयुक्त होंगे। निकाय क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, तो मैंने आपको बता दिया कुछ नहीं, एनीथिंग विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन और इन्वेस्टिगेशन, ठीक है ना। तो वो आपका क्या है, सिस्टम है। जो कोई भी भाग जो प्रेक्षण के लिए आप प्रयुक्त करते हो वो आपका क्या है, निकाय है। और परिपार्श्विक हो जाएगा जो निकाय को प्रभावित करता है। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी जो मैंने आपको बताई। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो सिस्टम आपने लिखा है शब्द एक उष्मागतिक निकाय, उष्मागतिक निकाय को मोटे मोटे तौर पर हम 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। अब जब कभी भी आप कोई वर्गीकरण पढ़ते हैं तो उस वर्गीकरण का आपको आधार भी बताना होता है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। मैं यहां लिखता हूं, देखो एक बार आप थोड़ा ध्यान से देखिए इसको आप। मैंने यहां लिख दिया थर्मो डायनेमिक सिस्टम या उष्मागतिक निकाय, या उष्मागतिक निकाय, ठीक है ना। तो इसको देखो मैं 3 भागों में लिख रहा हूं, एक बार आप देखिए पहले। एक मैंने लिखा है यहां पर खुला निकाय, जिसको आप कहते हो ओपन सिस्टम। एक मैंने यहां पर लिखा है बंद निकाय, जिसको आप कहोगे क्लोज सिस्टम। और एक मैंने यहां पर लिखा है विलगित निकाय, जिसको आप कहोगे आइसोलेटेड सिस्टम। ये 3 मैंने प्रकार लिखे। तो अभी ऐसा नहीं थर्मोडायनेमिक सिस्टम ये 3 प्रकार का ही होता है, लेकिन ये जो 3 मैंने प्रकार लिखे हैं उसके वर्गीकरण का कोई आधार है। उस आधार पर हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। तो उसका आधार क्या होगा, उस आधार को आप यहां साइड में लिख लीजिए। ये जो मैंने वर्गीकरण किया है वो किसके आधार पर किया है, ऊर्जा तथा द्रव्यमान के आदान प्रदान के आधार पर। अभी मैं समझाता हूं क्या है, आप लिखो ऊर्जा तथा द्रव्यमान के आदान प्रदान के आधार पर, ठीक है ना। एनर्जी एंड मास, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है ना, एनर्जी एंड मास। तो देखिए, तो यहां पर 2 शब्द है, एक तो ऊर्जा है और एक द्रव्यमान है। अब सपोज करो मैं आपको एक बात बताता हूं। जैसे मान लीजिए कोई एक सिलेंडर है, उसमें गैस भरी हुई है, तो उसका एक सर्टेन टेम्परेचर होगा, ठीक है ना। उसकी कुछ ना कुछ उसके अंदर उसकी जो मात्रा है वो उसका द्रव्यमान दर्शा रही है, उसकी कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी। तो यहां पर हम 3 प्रकार के सिस्टम समझ रहे हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। तो ओपन सिस्टम का सिंपल सा मतलब कि आप बहुत शॉर्ट में लिखिए इसको, आप बिल्कुल जैसे मैं डायग्राम में लिख रहा हूं वैसे ही आप नोट्स बना लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही समझना है। तो ओपन सिस्टम का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा निकाय जिसके अंतर्गत निकाय तथा परिपार्श्विक यानी सराउंडिंग्स के बीच ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान संभव होता है। पहले मैं लिख देता हूं, फिर इसको डिटेल में समझाता हूं। देखो, निकाय तथा परिपार्श्विक के बीच ऊर्जा तथा द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान संभव, ठीक है। अब जब हम क्लोज सिस्टम की बात करेंगे तो यहां पर आप सिंपल सा लाइन ये लिख लें, निकाय तथा परिपार्श्विक। यहां पर क्लोज में क्या हो जाएगा, ऊर्जा का तो संभव होगा लेकिन द्रव्यमान का आदान प्रदान संभव नहीं। तो मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहा हूं, लैंग्वेज से लिख लेना। यहां पर मैं सिंपल सा लिख रहा हूं, ऊर्जा को तो मैंने लिख दिया क्या, संभव, और द्रव्यमान को लिख दिया मैंने असंभव। ये लैंग्वेज आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि सारी चीज लिखेंगे फिर थोड़ा टाइम चला जाएगा। सेम लैंग्वेज, निकाय तथा परिपार्श्विक के बीच ऊर्जा का तो आदान प्रदान संभव जबकि द्रव्यमान का आदान प्रदान असंभव। और आइसोलेटेड में क्या लिखोगे,
ऊर्जा तथा द्रव्यमान दोनों का ही आदान प्रदान असंभव। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीज है। अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल समझते हैं, बहुत इजी चीज है। देखो, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक पात्र है, कोई एक आपके पास चेंबर है जिसमें मैंने मान लीजिए कोई लिक्विड डाल दिया। अब ओपन सिस्टम अगर है, सपोज करो मैंने उसमें लिक्विड डाल दिया और मैंने उसमें छोटे छोटे छेद कर दिए, छिद्र कर दिए, तो होगा क्या, उसके अंदर जो लिक्विड है वो बाहर की तरफ आ जाएगा। बाहर मतलब सराउंडिंग्स में। तो द्रव्यमान का आदान प्रदान हो रहा है। पहले द्रव्यमान कुछ चेंज था, अब द्रव्यमान कुछ बदल जाएगा। और अंदर जो मैंने कोई लिक्विड डाला है उसका सपोज करो उसको किसी एक टेम्परेचर पर डाला है, ठीक है ना, किसी एक टेम्परेचर पर डाल दिया, तो होगा क्या, वो जो वाल है आप उस वाल को छू के देखोगे तो अगर मान लो अंदर मैंने कुछ गर्म वस्तु डाली है तो जो जिस पात्र में, उस पात्र को आप छू करके देखोगे तो आपको पात्र कैसा नजर आएगा, कुछ गर्म नजर आएगा। तो गर्म क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि अंदर के पदार्थ ने अपनी कुछ ऊष्मा का क्या किया, उसको आदान प्रदान कर दिया है। तो इस प्रकार का सिस्टम आपका कहलाता है खुला निकाय। बंद निकाय का सिंपल सा मतलब है कि आप जब उस पात्र को छू के देखोगे तब तो आपको गर्म लगेगा, इसका मतलब ऊर्जा का आदान प्रदान तो संभव हो गया, लेकिन चूंकि वो पूरी तरह से पैक है, कोई प्रकार के छिद्र नहीं किए, तो इसमें से द्रव्यमान का आदान प्रदान संभव नहीं है। और आइसोलेटेड का मतलब हो गया किसी भी प्रकार का ना तो ऊर्जा का ना द्रव्यमान का आदान प्रदान संभव नहीं है। इसको आप कैसे समझोगे, मैं बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूं आपको। थर्मस का आप याद रखिए, थर्मस में आप सपोज करो आपने गर्म दूध या गर्म चाय डाल दी, तब क्या हो रहा है, बंद है, तो अंदर जितनी मात्रा में आपने चाय डाली वो बाहर तो आ नहीं रही है। और जब आप थर्मस की उस बाहर की जो बाहर का जो एरिया उसको आप छू के देखते हो तो आपको गर्म नजर नहीं आ रहा है। गर्म नजर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वो कैसा सिस्टम है, वो आइसोलेटेड सिस्टम है, वो अंदर की ऊर्जा को या ऊष्मा को बाहर तक नहीं आने दे रहा है। तो ऐसा सिस्टम होता है आइसोलेटेड। अब मान लो वही थर्मस आप किसी सपोज करो कोई एकदम कोई ऐसे मेटेलिक आपने कोई वस्तु काम में ले ली, ठीक है ना, तो और उसमें आप कोई गर्म वस्तु डालोगे, जब आप उसको छू के देखोगे तो आपको गर्म नजर आएगी, बाहर की जो उसका एरिया है वो गर्म नजर आएगा। इसका मतलब क्या है, ऊर्जा का आदान प्रदान हुआ है, लेकिन द्रव्यमान का नहीं, वो अगर बंद है तो। और इसका मतलब हो गया इसमें दोनों का। तो बिल्कुल बेसिक सी चीज है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस ध्यान क्या रखना है, ऊर्जा और द्रव्यमान का आदान प्रदान संभव होता है। तो ये हमने बहुत बेसिक चीज समझी है, ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा गति की क्या होती है, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग्स क्या होती है, सिस्टम के टाइप्स क्या क्या होते हैं, बिल्कुल बेसिक उनको हमने देख लिया। अब हम आगे और अभी कुछ और टर्मिनोलॉजी को सीखने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया हम हमारे लेक्चर के टाइम ड्यूरेशन को थोड़ा छोटा छोटा रखेंगे ताकि आप इसको आराम से सुन करके समझ करके बढ़ सके। शुरुआती जो 2-3 लेक्चर्स होंगे वो बिल्कुल हमारे लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करेंगे। हम यहाँ पर बिल्डिंग ब्लॉक्स बना रहे हैं ताकि थर्मोडायनेमिक्स नाम की जो इमारत हम खड़ी करने वाले हैं वो हमारे लिए बहुत आसान तरीके से हम उस दीवार को या उस इमारत को खड़ी कर सकें। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू।